अस्सलाम वालेकुम। मैं ट्रेनिंग से बोथ इंजीनियर भी हूँ और साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो हम लोगों को ये ज़रा सिखाया जाता है कि लोग जो है फ़ैसले जब लेते हैं तो उसको एनालाइज़ किया जाए कि किस तरीके से लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं। तो मेरा ये लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट एरिया भी है। आगे मैं इस पर रिसर्च भी करूँगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो मैं ना सब लोगों से पूछता फिरता हूँ कि भाई आपको आगे क्या बनना है, आपने कैसे सोचा। मैं ऐसे चलते फिरते 3-4 साल 5 साल के बच्चों से भी पूछता हूँ, बेटा आगे क्या बनोगे। तो जवाब आता है, एक बच्चे ने मुझे बोला आइसक्रीम बेचूंगा। मैंने कहा बड़ा अच्छा है भाई, बड़ा अच्छा सोच रहा है ये। अभी उसको आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो बोलता है आइसक्रीम बेचेगा। एक बच्चे से मैंने पूछा 5 साल का था, उसने बोला कि मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा। मैंने कहा वो भी ठीक है, अच्छा है। एक ने बोला मैं ट्रेन चलाऊंगा, ट्रेन ड्राइवर बनूंगा। तो ये तीनों चीज़ों में एक चीज़ निकल के आई, उभर के आई। पता चला कि ये जो सोच रहा है ना, इसमें फ्यूचर की बात नहीं है। इनको अभी जो लगता है वही है, फ्यूचर का इनको ज़्यादा सोच नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी के हिसाब से ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा और ऊपर के बच्चों से पूछा, 10th क्लास के बच्चों से, 8th क्लास से, 7th क्लास के बच्चों से कि क्या बनना है बेटा। तो किसी ने बोला मैं कॉमर्स में जाऊंगा, किसी ने बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने बोला इंजीनियर। मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकायदा सर्वेज हम लोगों ने किए हैं सीटैक की तरफ से पता करने के लिए कि भाई क्या बनना है। तो आपको शायद पता ही होगा, 2000-1500 बच्चों से हमने ये पूछा, उसमें आधे बच्चों ने तो 2 जवाब दिए। कौन से 2 जवाब आपको पता होगा? कौन से 2 जवाब? एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। तो आधे से ज्यादा बच्चों को तो 2 पता थे। एक लॉयर मिला दिया, एक टीचर मिला दिया, तो 90% बच्चे इसमें आ गए। तो मुझे बड़ा हैरान सा लगा कि अरे सिर्फ 4 ही 5 चीजें हैं जो लोगों को पता है, इसी पे कर रहे हैं डिसाइड। तो मैंने सोचा चलो टीचर से पूछते हैं, बच्चों को तो नहीं पता, कोई बात नहीं है, टीचर से जरा पता करते हैं उनको क्या पता है। तो देखा तो उसमें भी रिजल्ट वैसा ही निकल के आ रहा है। 90% टीचर्स से हम लोगों ने पूछा, इसमें भी अच्छा खासा सर्वे था, डेटा था, 400-500 टीचर्स से हम लोगों ने पूछा। तो 70-80% लोगों का ये जवाब आया कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, आपका लॉयर है, अकाउंटेंट है और एक जज है। 6 करियर्स निकल के आए, इसके अलावा निकल के नहीं आए। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में हिंदुस्तान के अंदर कम से कम तो 700 अलग अलग करियर्स जो मैंने देखे हुए हैं मौजूद हैं। अब अगर हम 6 करियर के हिसाब से ही सोच के डिसाइड कर लेते हैं कि चलो नहीं मैं ये बनूंगा, तो मेरे हिसाब से हम लोग कई हद तक कुएं के मेढक की तरह से बिहेव कर रहे हैं कि भाई ये हमारा कुआं है, इसके हिसाब से हमें जीना है और उसी में चलना है। अब दुनिया तो कुआं है नहीं, कुएं से बहुत आगे बढ़ गई है, नदी भी नहीं, अब समुंदर है और सारे समुंदर एक दूसरे से मिल रहे हैं, ओशियन हो चुकी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आगे चल के जो सब्जेक्ट्स है ना, वो अब ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, ये सब का डिस्टिंक्शन नहीं है। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक सब्जेक्ट पढ़िएगा, आप लोग सब जो भी सब्जेक्ट के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, ह्यूमैनिटीज के हों, आप सब जाके गूगल कीजिएगा UI UX डिजाइन, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। उसमें ना साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत होती है, सोशियोलॉजिस्ट की भी जरूरत होती है, उसमें आपका जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा होता है उसकी भी जरूरत होती है, कोडिंग करने वाले की, बैकएंड का भी और फ्रंट एंड का भी, और उसमें डिजाइनर की भी जरूरत होती है जो डिजाइन करेगा कैसा दिखना चाहिए, कैसा नहीं दिखना चाहिए। तो आगे चल के ऐसे ह्यूमन इंजीनियरिंग के इतने सारे करियर्स हैं, इतने सारे करियर्स। आप सबने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है? किसने किसने सुना है? हाथ उठाइए। सब लोगों ने ही लगभग सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको लगता होगा क्या ये तो बड़ा कंप्यूटर साइंस वाला करियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला करियर है, इसमें क्या जरूरी है किसी ह्यूमैनिटीज के बच्चों का, है ना? लगता होगा ना। मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ। किसी का डेटा ले रहे हैं तो कितना डेटा उसमें से लेना है, कितनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में दूसरों को हम दे सकते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन हमको सुरक्षित रखनी है। भाई आपसे हमने आपका नाम नंबर लिया, हम वो क्या किसी और को बेच देंगे आपसे बिना पूछे हुए? नहीं बेच सकते हैं ना। या कितना रखना है, कितना नहीं रखना है। एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको इस तरीके के प्रोग्राम में बुलाया है, आपसे आपका ID कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी, लेकिन उसको किस तरीके से रखना है उस पर बाकायदा कानून है। और मैंने उस तरीके से नहीं रखा तो मुझे गवर्नमेंट आके अरेस्ट कर सकती है कि भाई आपने किसी का डेटा लिया है, उस डेटा को ठीक सुरक्षा में नहीं रखा है, एनक्रिप्ट करके नहीं रखा है, और मैं बाकायदा जेल जा सकता हूँ इसको लेके। तो आप सोचिए आगे चल के फील्ड्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि हर जगह हर तरीके की चीज की जरूरत है। तो अब शुरुआत में ही बात हो रही थी
कि भाई सबकी स्किल एक जैसी नहीं होती है। मुझे कहा गया कि आप ज़रा प्रमोट कीजिए ह्यूमैनिटीज़ को, आर्ट्स को और सोशल साइंस के अलग अलग एजुकेशन को, फील्ड को। मैं नहीं करता प्रमोट, बेकार की बात है, किसी फील्ड को मैं प्रमोट नहीं करता। आपको जो ठीक लगेगा आप कीजिएगा, लेकिन एक बात ज़रूर मैं प्रमोट करूँगा कि आप देख लीजिए कि भाई आप कहाँ हैं, आपकी सलाहियत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में आपका मन लगता है। अगर आपका मन लगता है, आपको चाहिए कि आप ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में जानें, उसको ठीक करें, लोगों को हेल्थ को सुधारें, अपने हेल्थ को सुधारें, आपको ऐसा है, आप बेशक डॉक्टर के लिए तैयारी कीजिए और नीट के नंबर 1 रैंक लाइए। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आपको ऐसा इसलिए करने का मन है या करना पड़ रहा है कि आपके सारे दोस्त नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मत कीजिए। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बच्चे के अंदर वो काबिलियत नहीं है, काबिलियत भी नहीं यूज करूंगा, वो मन नहीं है, वो उस तरीके का मोटिवेशन नहीं है कि वो बायोलॉजी में अंदर जाके नीट की तैयारी करे, तो उसको फोर्स करने का नतीजा पता है क्या होता है? मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ, किसी और का एग्जांपल नहीं बताऊंगा। मेरी खुद की बहन, हम लोगों ने साइंस लिया था, बायोलॉजी और मैथ दोनों लिया था। इसलिए लिया था कि जेईई भी लिख पाएंगे, नीट भी लिख पाएंगे, ठीक है। नीट की तैयारी करने की 1 साल कोशिश की थी उन्होंने, और उसके अगले साल उनको समझ में आ गया था कि हमसे नीट की तैयारी नहीं होगी, उनको 1 साल ड्रॉप करना पड़ा। ड्रॉप करने के बाद उन्होंने आर्ट्स किया। आर्ट्स में माशाल्लाह से उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन किया, उससे पहले फाइन आर्ट्स किया, और आज वो वायाकॉम में, रिलायंस में प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब जो मूवीज बनाता है, फिल्म बनाता है, एड बनाता है, और काफी अच्छे पोजीशन पे है। एक डॉक्टर से ठीक ठाक या उससे ज्यादा भी कमा लेती हैं, और उससे ज्यादा सोशल पोजीशन और ओहदा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फैसला लीजिए, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है, फैसले का बेसिस ये नहीं होना चाहिए सिर्फ कि अरे इस फील्ड में तो एवरेज सैलरी इतनी है। तो मैं आपको बता दूं, जिस फील्ड की आप एवरेज सैलरी सोच रहे हैं ना, आपको लगता होगा कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत एवरेज सैलरी बहुत ज्यादा हाई, बेशक है, लेकिन अगर आप बिना मन से एंटर करेंगे तो एवरेज सैलरी तो छोड़ दीजिए, काम भर की सैलरी भी आप नहीं कमा पाएंगे। और वैसे ही कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें लगता होगा पैसे ही नहीं है, अरे टीचर बन के क्या होगा। मेरे को कई बच्चों ने बोला टीचर बन के क्या होगा, उसमें तो पैसा ही नहीं है, बेकार है हिसाब किताब। अब ये भी यकीन करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए, कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, और कुछ क्या मैं उनको जानता भी हूँ, जिनकी सैलरी जो है लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। कोटा में है वो, कुछ दिल्ली में मुखर्जी नगर में है, कुछ जो है और इदारों में है, कुछ अपने इदारों में भी है, मिली इदारों में, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टीचिंग में है, एकदम एक्सपर्ट है अपने फील्ड के अंदर। उनकी जो कीमत है ना, वो बताई नहीं जा सकती आपको। और एक टीचर और एक प्रोफेसर की जो है कीमत, वो सोसाइटी को बिल्ड करता है। मैं इस फील्ड में आया तो मेरी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया कि मैं कई सारे करियर्स को अफेक्ट कर पाऊँ, कई सारे करियर्स को मैं हेल्प कर पाऊँ, उनको सही राह तक पहुँचने में उनकी मदद कर पाऊँ। तो ये चीज़ जो है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हर एक करियर से आपको हासिल हो जाएगा। आप एक इंजीनियर बन के भी आप सोसाइटी बिल्डिंग में जा सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। डॉक्टर बन के भी आप सोसाइटी बिल्डिंग में जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप उस चीज़ में जाइए जिस चीज़ में आपकी सलाहियत हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस तरीके की आपकी पर्सनालिटी हो। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़े शाई नेचर के होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, है ना, जिनको बोलने चालने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होती होगी। अब मैं उनको बोलूँ कि देखो बेटा, आपको 6 लाख रुपए की सालाना इनकम मिलेगी, आप जो है सेल्स का काम पकड़ लीजिए। मैंने अपने करियर काउंसलिंग के लाइफ में कई बच्चों को देखा है जिन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग का काम सिर्फ इसलिए पकड़ लिया है, पैसा मिलता था। और मैंने उनमें से किसी को भी नहीं देखा है जो 2 साल से ज्यादा सेल्स एंड मार्केटिंग में टिक सका हो। तो एक बात तो आप मेरे से नोट करा लीजिए, किसी अगर स्टैम्प पेपर पे लिखवाना है तो लिख के मैं दे देता हूँ आप लोगों को, साइन करा लीजिएगा कि अगर आपका उस चीज में मोटिवेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी उसको एज ए करियर नहीं कर पाएंगे। भूल जाइए, आप सोच भी रहे हैं, लगता भी होगा कि मैं कर लूंगा, तो आपका लेवल गिरता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद से आपको लगेगा कि नहीं भाई, ये नहीं हो रहा है। तो करियर, एजुकेशन, जो आपके कोर्सेज, ये सारी चीजें ऐसी होती है ना जिसको लॉन्ग टर्म में हिसाब से सोचा जाता है। ऐसे नहीं सोचा जाता कि आज मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम बड़ी अच्छी चीज है तो हम आइसक्रीम बेचने वाले बन जाते हैं।
आज लगता है कि हम इंजीनियर बन जाएंगे, पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा तो हम इंजीनियर बन जाते हैं। ऐसे फैसला तो आप बिल्कुल ना करें कि पैसा मिलेगा तो ही बनेंगे, नहीं मिलेगा तो ऐसे ये वो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं। दूसरा ये है, आप लोगों से, बच्चों से खासकर दरखास्त है, बच्चियों से भी है, कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से भी ना जाएं किसी करियर के अंदर कि हाँ मेरे सारे दोस्त ये करियर में जा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, अरे सारे दोस्त मेरे जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैं कैसे नहीं करूंगा। तो भाई दोस्त कर रहे हैं तैयारी, उनका करियर बनेगा, आपका कोई करियर नहीं बनेगा। कई पेरेंट्स के इसमें भी आ जाते हैं, मेरे पापा जो है इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, तो मैं भी लॉयर बनूंगा। तो आपके पापा में वो सलाहियत है, आपके अब्बू में वो चीजें हैं जो उनको लॉयर बनने के लिए मुफीद, अच्छा उनके लिए होता है। आपके अंदर है कि नहीं, आप जांचिए, परखिए, देखिए। चौथी चीज ये भी देखिए कि चूंकि पता बहुत कम है और कोई नया चीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग भी नहीं होती है। उस पे आएंगे, उस पे जरूर बात करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे कि भाई प्लानिंग कैसे करनी है, किसी भी फील्ड में जाएं, किसी फील्ड में नहीं जाएं। अब एक बड़ा परसिस्टेंट सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आप तो बोल रहे हैं कि दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं, साइंस और इसको छोड़ के, कॉमर्स को छोड़ के या नीट को छोड़ के, तो ज़रा ये भी बताइए कि ऐसे कुछ केसेस बताइए जिसमें सक्सेस स्टोरीज रही हैं, जिसमें किसी ने कुछ किया हो। तो आपके सामने मुझे बहुत ज़्यादा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के सिर्फ 2 नोबेल लॉरिएट्स रहे हैं, सिर्फ 2 ही रहे हैं ना, या 2 से ज़्यादा रहे हैं, 2 ही रहे हैं। कोई नाम बताएगा उनका जिनको नोबेल प्राइज मिला हो? हाल ही में एक इकोनॉमिस्ट को मिला था, कौन है आप में से कोई भी स्टूडेंट, पेरेंट्स? चलिए जी, किसी भी को कोई ख्याल, कोई नाम? अमर्त्य सेन, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपने बोला सर अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन को थोड़ा पहले मिला था, इनइक्वालिटी पे उन्होंने काम किया था, गरीबी पे काम किया था। अभी हाल में मिला है किसी को, कुछ दिनों पहले किसको मिला है? वो भी इकोनॉमिस्ट थे, अभिजीत बनर्जी। उनका काम जरा है, उनका भी काम पॉवर्टी पे ही है। वो उनका काम ये है कि अगर गरीबी को किस तरीके से हटाया जाए, उस पर उन्होंने एक्चुअली शो करके दिखाया है कि गरीबी को हटाया जा सकता है। कई गवर्नमेंट, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट और बहुत सारी राइट विंग गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं गरीबी इस तरीके से नहीं हटती, हम पैसे दे देंगे किसी को, पैसे खर्च कर देंगे, लोग वहां तक पहुंचेगा नहीं, बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचेगा, पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, गरीबी भी नहीं हटेगी। अभिजीत बनर्जी ने ये एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया है कि एक्चुअली किसी वेलफेयर स्कीम से लोगों की गरीबी कम होती है। तो अब ये बकवास नहीं चलेगी कि भाई हम किसी को पैसा दे देंगे तो वो कोई स्कीम नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा और उससे गरीबी नहीं हट सकती है। एक्चुअली उन्होंने हटा के दिखाया है। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, ये 2 नोबेल लॉरिएट्स का, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है, इकोनॉमिक्स में रिसर्च किया है, पूरी दुनिया में जो है अपना नाम कमाया है। अभिजीत बनर्जी की बात अगर की जाए तो उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीएससी किया था इकोनॉमिक्स में, और जेएनयू से उन्होंने फिर मास्टर्स किया था, और एमआईटी से उनका पीएचडी वर्क रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर। बाकी चीज़ें उन्होंने एमआईटी के रहते हुए भी किया है, कई बार वो विजिटिंग फैकल्टी भी रहे हैं आईआईटी दिल्ली के अंदर और अलग अलग दीगर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर उनका। तो ये तो आप सोच रहे होंगे कि चलो इन्होंने बहुत बड़ा नाम ले लिया, ऐसे तो एक आधे 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, हमारे कौम के अंदर हमारे जान पहचान के लोग कितने हैं। तो स्पेशली उसके लिए मैं एक ऐसा प्रोग्राम का जिक्र कर रहा हूँ जो कि हमारा बहुत सक्सेसफुल था और हमारे मिली इदारों से ही निकला था, एसआईओ के जरिए से ही निकला था। उस प्रोग्राम का नाम है आईटिप। आप में से किसी ने सुना है आईटिप? ऑल इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोग्राम ट्रस्ट, आईटिप के नाम से ये था। इसमें 9 ज़हीन बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सिलेक्ट किया था। उसमें से 6-7 लोग ऐसे थे, 6-7 क्या 8 लोग ऐसे थे जो ह्यूमैनिटीज़ के ही थे, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के थे, और इनमें से सारे लोग बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं। उनमें से एक साहब है जिनका नाम आपके सामने मैं स्पेशली लूँगा, और वो है हमारे अब्दुल रहीम शारिक साहब। इन्होंने, ये इसलिए ले रहा हूँ कि ये मदरसा से फारिग थे। ये भी एक और स्टीरियोटाइप आपका तोड़ रहा हूँ कि आप में से कोई सोचे कि हम मदरसे से फारिग हैं, या कोई बच्चा आपके आसपास हो जो मदरसे से फारिग हो तो वो नहीं कर सकता है, मेन स्ट्रीम में नहीं जा सकता है। बिल्कुल बकवास है, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की थी, उसके बाद ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आए थे। मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आने के बाद इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और फिर वहीं से इन्होंने जो है पीएचडी किया था। उसके बाद
मिशिगन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के बाद रिसर्च करने के लिए गए थे, और आज इनका ओहदा ये है कि बता दूं आपको कि मोदी गवर्नमेंट जब नीति आयोग के मीटिंग्स करती है, इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, तो इनको एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाती है। अभी लास्ट मीटिंग में भी आए हुए थे, तो इनसे मुलाकात जो है हम लोगों की हुई थी। तो इस तरीके के लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। एक और हैं, हमारे ही स्टेट के हैं, डॉक्टर शारिफ ज़िया। तो डॉक्टर शारिफ ज़िया जो है वो सोशियोलॉजिस्ट हैं। सोशियोलॉजी जो होती है वो सोसाइटी की स्टडी है। उसमें उन्होंने काम किया है लैंड रिफॉर्म्स के अंदर बिहार में। आपको, मुझे नहीं पता कि बिहार के लैंड लॉज के बारे में कितना अंदाजा है, लेकिन बहुत तरीके से हिसाब किताब वहाँ ऐसा होता है, जैसे यहाँ है ना, गवर्नमेंट का अपना तरीका होता है, एजेंडा होता है परेशान करने का, वहाँ भी है। अगर मेरे अब्बू के नाम पे ज़मीन है ना, मुझे अपने नाम पे मुझे बेचना है, फादर की अगर डेथ हो गई है, या अगर कोई मेरे नाम पे नहीं है, मुझे उसको बेचना है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी हेफ्टी टैक्स देना होता है। ये सारे तरीके अपनाती है बिहार गवर्नमेंट, जिससे कि वो ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाए और उस पर वो कब्जा कर ले। इस पे उन्होंने रिसर्च किया था, पेपर्स पब्लिश किए थे। कुछ दिनों तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाया, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे बाकायदा। उसके बाद अभी वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में हैं। तो वो एक हैं हमारे सुबैर एम साहब, वो हालांकि जो है नॉर्थ से नहीं है, साउथ से हैं। उनका भी किस्सा है, उन्होंने भी इसी प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, आईटीप को। दिल्ली से उन्होंने पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी करने के बाद एमफिल में उन्होंने रिसर्च किया था मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स। ठीक है, और इतना बेहतरीन वो रिसर्च किया था कि उसके लिए उन्होंने आरसीआई यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से गोल्ड मेडल मिला था उस रिसर्च के इस पे। और अभी के टाइम पे जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट बोलते हैं ना, असेसमेंट मतलब कि अपने खुद शिनाख्ती पता करना अपने इंटेलिजेंस के बारे में, उसके वो सबसे चहेते और सबसे फेमस इंसान हैं। अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कन्नूर के अंदर एक कॉलेज है, उस कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, और अभी इन्हीं सब टॉपिक्स के अंदर वो पीएचडी भी कर रहे हैं। तो ये मिसाल, ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके जहन में ये अच्छे से बात बैठ जाए कि नहीं, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, सोशल साइंसेज में वो लोग करियर बनाते होंगे जिनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई काम नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई पैसा मिले तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने मेहनत से, अच्छे से, पूरी लगन के साथ अपने इंटरेस्ट और अपनी बाकी चीज़ों को देख के अगर कोई करियर बनाने की कोशिश की है ह्यूमैनिटीज़ में, तो मैं बताता हूँ आपको, ह्यूमैनिटीज़ से बेटर, ह्यूमैनिटीज़ से बेहतर कोई और सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। और वहीं अगर आप सिर्फ इस वजह से जा रहे हैं कि हमें साइंस नहीं मिला है, हमें कॉमर्स नहीं मिला है, चलो अब हमें आर्ट्स दिला दिया है, तो मैं बताऊं कि ह्यूमैनिटीज से बेकार और कोई करियर नहीं हो सकता है। या इसमें कोई भी और चीज़ ले लीजिए, उससे बेकार और कोई करियर नहीं हो सकता है। तो ये बातें मेरे ख्याल से बहुत सिंपल हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके जहन में नहीं आएंगी या आपको समझ में नहीं आएंगी। अब थोड़ी सी बातचीत हम लोग जो है लिमिटेड टाइम में इस पे कर लेते हैं कि इसमें आखिर कौन कौन से ऑप्शंस हैं। हालांकि कुछ बातें अभी सर ने आपके सामने रखी हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शंस रखने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ हाईलाइट करूंगा। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का एक इदारा है CTAG, जो कि सिर्फ और सिर्फ करियर गाइडेंस पे ही काम करता है, उसका मैं सेंटर इंचार्ज हूँ। तो ये लेक्चर सुनने के बाद या ये मेरी बात सुनने के बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कुछ मत कीजिए, ctag.in पे जाइए, वहाँ चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ जाके आपको जो डाउट पूछना है, हमारे काउंसलर्स ऑनलाइन होते हैं, आपके डाउट को इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर कर देंगे। तो कभी भी ये मत समझिएगा कोई सवाल या कोई चीज़ अगर नहीं आए, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाए, तो अब नहीं रहेगा या नहीं मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट का नाम ध्यान में रख लीजिए, ctag.in, इस पे जाइए, जाके आपके जो भी सवालात हैं किसी भी फील्ड के बारे में, एजुकेशन हो, स्कॉलरशिप हो, एजुकेशन रिलेटेड जो भी सवाल आपके होते हैं वो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम एक एक करके ज़रा बात करते हैं कि हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ में बेटर करियर्स में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली बात जो की गई थी, सर ने सबसे पहले आपके सामने रखा कि अगर आपको राइट्स पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, तो आपको कोई मेस नहीं कर सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। तो राइट्स के लिए अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है कि अपने हक के लिए लड़ें और दूसरों की वकालत करें, तो इसमें ज़रूर आप लोग जो है लॉ के लिए और जुडिशियरी के लिए ट्राई करें, और इवन कुछ एक्सटेंट तक यूपीएससी के लिए भी ट्राई करें, ब्यूरोक्रेसी में भी जाने के लिए ट्राई करें, अपने स्टेट के पब्लिक कमीशन में भी जाने के लिए ट्राई करें।
तो लॉ के लिए आपको कौन सा बेहतर से बेहतर एग्जाम देना होगा जिससे आपको सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी? तो जैसे आईआईटी के लिए आपको जेईई देना पड़ता है, वैसे ही लॉ के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो आपको 12वीं के बाद देना होता है। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, तीनों के लिए ये चीज़ अवेलेबल है। सवाल आपके बहुत सिंपल होते हैं, 10वीं लेवल का मैथ होता है, थोड़ी सी लीगल नॉलेज होती है जो सिविक्स और अगर आपने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है तो उससे आ जाएगा, और थोड़ी बहुत रीजनिंग होती है जिसमें मेरे ख्याल से अगर 10वीं का बच्चा 12वीं का बच्चा अगर ठीक ठाक है, परफॉर्म कर रहा है, तो बड़ा आसानी से उसको क्लियर कर सकता है, इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। अब इसमें दिक्कत कहाँ फेस करते हैं बच्चे? वो भी बहुत सिंपल है कि NLUs जो होती हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, उसकी फीस हाई होती है। तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप में से किसी का NLU में एडमिशन हो जाता है और फीस की वजह से मामला अटकता है, तो आप जरूर खबर कीजिए, इंशाल्लाह आपको इंतजाम करने की कोशिश हमारी रहेगी। जरूर हम कोशिश करेंगे कि आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। आप अगर फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल इशू है, तब भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो इस बारे तो परेशान ना हो। दूसरा, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाइए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU। अभी हम लोग AMU के साथ कोलैबोरेट करके एक कोचिंग प्रोग्राम चला रहे हैं लॉ के एंट्रेंस के लिए। तो इस तरीके की और प्रोग्राम CTAC की तरफ से, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, जमात और मरकजी तालीमी बोर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए चलेंगे। आप लोग जहन में रखिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप फॉलो कीजिएगा और फॉलो करके इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो एक तो चीज़ हुई लॉ, उसी से रिलेटेड चीज़ ये है कि अगर आपने लॉ कर लिया है, BA LLB कर ली है, तो उसके बाद आप लॉयर में भी आगे जा सकते हैं। आप चाहें तो जज के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि आप लोग उस एग्ज़ाम में भी जाएं। वहाँ पे भी हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत पुअर है। सुप्रीम कोर्ट के कितने जज पता है आपको जो मुस्लिम हैं? एक भी पता है? कितने हैं? 2-3 तो हैं, नाम नहीं पता होगा आप लोगों को। इतना रिसर्च करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें नंबर हम लोग बढ़ाएं। IITs में फिर भी मैंने देखा है, मैं खुद DTU से पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ फिर भी मैंने मुस्लिम्स को देखा है, लेकिन NLUs में मुस्लिम का परफॉर्मेंस और मुस्लिम का जो ये है प्रोपोर्शन है, वो बहुत ज़्यादा कम है, 1% भी नहीं है, आधा % है इनफैक्ट NLU के अंदर। तो बहुत ज़रूरत है कि आप लोग वहाँ जाइए। दूसरा इम्पॉर्टेंट फील्ड जो है वो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग कहानी अच्छे से व्यक्त कर पाते हो, अपने अंदर की बात दूसरों तक अच्छे से पहुंचा पाते हो। अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि आप किसी की स्टोरी, अपनी स्टोरी, आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं वो सच दूसरों तक पहुंचाएं और अपने मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं, ऐसा आपके अंदर जज्बा है, आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन दोनों ही बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें देखिएगा, इसमें आप लोगों से दरखास्त ये होगी मेरी कि आप कोशिश कीजिए कि आप किसी बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कीजिए। ये नहीं कि आपको जो सा आसपास में कॉलेज मिल गया उसमें आपने दाखिला ले लिया और दाखिला लेके अपना काम चला रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मेरे कहने मतलब ये है कि अगर आपको जो भी कोर्स करना है, फाइन आर्ट्स ही करना है, तो फाइन आर्ट्स करना है तो दिल्ली का जो स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स है, दिल्ली स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स, उसे कीजिए। अगर आपको मास कम्युनिकेशन करना है तो जामिया का सबसे अच्छा है मास कम्युनिकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया से कीजिए या IIMC से कीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन बताता हूं जो कि बेहद नायाब है, जिसके बारे में जानकारी बहुत कम है। वो क्या है? वो है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। आप में से कुछ हो सकते हैं ऐसे जिनको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई सब्जेक्ट होगा जो आपका अच्छा होगा, उसको पढ़ाने में भी मजा आएगा। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं तो 4 साल का कोर्स कराती है IITs भी, अब इसमें आ गई हैं। IIT है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, NCERT है, और NCERT के और इदारे हैं RIs जो ये कोर्स कराती हैं। 4 साल का होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। BA BEd, BSc BEd और BCom BEd, मतलब आपका ग्रेजुएशन तो हो ही जाएगा, साथ साथ में आपको BEd की डिग्री भी मिल जाएगी, अलग से आपको BEd की डिग्री नहीं हासिल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए NTA एक एग्जाम कराती है, 12वीं के लेवल पे होता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसमें आपको जनरल नॉलेज चाहिए, आपकी इंग्लिश चाहिए, थोड़ा बहुत मैथ चाहिए 10वीं के लेवल का। आप अगर ठीक से तैयारी किए तो आप सोचिए आपको IIT का टैग मिल सकता है विदाउट इवन टेकिंग एन एग्जाम लाइक जेई का एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। आप IIT से ट्रेन टीचर बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन इसकी इत्तला, इसकी जानकारी आप लोगों के पास शायद होगी, शायद नहीं होगी।
एक और फील्ड है, मैंने अभी बहुत ज़्यादा फील्ड्स नहीं बताई, एक बताया लॉ, दूसरा बताया आपका क्या बताया जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, तीसरा बताया टीचिंग। चौथी फील्ड है जो आर्ट्स के बच्चों को आमतौर पे पसंद आती है, वो है डिज़ाइन। आप में से कई लोग होंगे जिनको ड्राइंग वगैरह अच्छा आता होगा, लड़कियों में होंगे, बच्चों में होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो है कोई इमेजिन करना पसंद हो। कई लोगों को मैं बोलूँ आंख बंद करो, आंख बंद करके किसी कंपनी का लोगो इमेजिन करो, कुछ लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, दिमाग में पिक्चर बना लेंगे। तो ऐसे लोगों को अगर आगे चल के पढ़ना है तो वो भी आपको पता है, पता नहीं पता है कि नहीं, आपके यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है, NID, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा डिज़ाइन का कॉलेज आपके यहाँ ही है। आप तो जाओ कम से कम, ठीक है, ठीक है। अगर वहाँ नहीं जाओगे, NID में नहीं जाओगे, तो आपको IITs हैं। IIT में एग्जाम होता है 12वीं के बाद, उसमें थोड़ा सा मैथ पूछते हैं और आपकी ड्राइंग चेक करते हैं। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपका एकदम 100% हो ही जाएगा। तो IIT से भी जाके आप डिज़ाइन में कर सकते हैं। और भी कॉलेजेस हैं इंडिया के डिज़ाइन के, बहुत अच्छा करियर है। डिज़ाइन में अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। आपका जैसे इंटीरियर डिज़ाइन, अब देखेंगे इस बिल्डिंग की इतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं है, लेकिन बिल्डिंग की डिज़ाइन इतने अच्छे से की जा सकती है कि आप बिल्डिंग में घुसते ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपको लगेगा कि बड़ा सुंदर सा है, बड़ा प्यारा सा दिख रहा है, इनफैक्ट आपको लगेगा कि ठंडा ठंडा सा है, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फिर भी आपको अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से फिर आप जो कपड़े पहनते हैं, मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ, इसके पीछे भी डिज़ाइन है। ये ऐसे नहीं होता, टेक्सटाइल डिजाइनिंग होती है कि अच्छा दिखे, ढंग का दिखे। आप देखोगे कभी जूते खरीदना, जूते जब खरीदेंगे अमेजोन पे या किसी दुकान में, तो जो अच्छे कलर का जूता होता है ना, जिसका डिजाइन अच्छा होता है, सेम ही कपड़े का हो, सेम ही मटेरियल का हो, उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। आप देखना उसका कॉस्ट जो है 2 गुना, 1.5 गुना, 3 गुना होता है। तो डिजाइन की अलग अलग चीजों का डिजाइन हर जगह है। ये जो कुर्सी जिस पे आप बैठे हैं, ये भी किसी ने सोच समझ के डिजाइन किया है, कंफर्टेबल बनाया है, ऐसे नुकीले कोने नहीं बनाए हैं उसके कि आप बैठो तो उसमें हाथ आपका कट जाए। तो डिजाइन एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमेशा मौके हैं और हमेशा आपके पास मौके रहेंगे ही रहेंगे। बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट बनता है, किसी को भी लगता है कि डिज़ाइन में जाना है, आप बिल्कुल हमारी वेबसाइट पे जाइए, जाके हमारे काउंसलर से बात कीजिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि किस तरीके से आप जाके डिज़ाइन में करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ लैंग्वेजेस की। खासकर हमारे वो बच्चे जो मदरसे से फारिग हैं या जिन्होंने हिफ्स किया है, उनके लिए तो मैं स्पेशली बोलूँगा कि आप लोग ना लैंग्वेज में बड़ा अच्छा करियर बना सकते हो। आप अरबिक अच्छे से सीख लीजिए, इस लेवल की सीख लीजिए कि आप तर्जुमा करना जानते हो ठीक से। फिर देखिए आपको कैसे कैसे क्लाइंट्स मिलते हैं। दिल्ली में अमेजोन है, गूगल है, ये कंपनीज तर्जुमा करने वालों को हायर करती हैं, जिनको तर्किश आता है, जिनको अरबिक आता है, जिनको जापानीज आता है, जिनको कोरियन आता है। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग लैंग्वेज के क्लाइंट होते हैं, मल्टीनेशनल क्लाइंट होते हैं। हमारे बच्चे जो है वो बता पाते हैं ठीक से, तर्जुमा कर पाते हैं। जब मुझे तर्जुमा कर देते हैं तो फिर उसको वो पे करते हैं। बहुत अच्छी जॉब लगती है इसकी। फिर आप किसी एम्बेसी में काम कर सकते हैं, किसी और कंट्री के एम्बेसी में काम कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी आपकी जॉब हो सकती है। आप चाहें तो कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, खोल सकते हैं, आप खुद ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लैंग्वेजेस के अंदर भी आती हैं। जितनी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जितनी आपकी लैंग्वेजेस है, उसमें भी आप अपनी अच्छी ट्रेनिंग करके उसमें भी अच्छा ये कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आप बात करेंगे जो सोशल साइंसेस के कोर्सेज होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी का नाम लिया, साइकोलॉजी का नाम लिया, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, तो सोशियोलॉजी से आप सोसाइटी के जनरल ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं, किस कल्चर में क्या होता है, सोसाइटी इन जनरल कैसे बिहेव करती है। अब इतनी बड़ी गैदरिंग है तो इसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। जो पॉलिसी बोलते हैं ना, सरकार जो लॉज बनाती है, नियम बनाती है, तो वो सोशियोलॉजिस्ट के साथ कई बार कंसल्ट करके बनाती है, कई बार इकोनॉमिस्ट के साथ कंसल्ट करके बनाती है, कई बार जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके बनाती है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसका मेन काम ये होता है समझना कि कोई इंसान किस तरीके से सोचता है, कैसे बिहेव करता है, क्या फीलिंग्स हैं। उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपने सुना होगा कोरोना में खासकर हो रहा था, कुछ लोगों को डिप्रेशन है, कुछ लोगों को जो है खुदकुशी के थॉट्स आते हैं, सुसाइड के थॉट्स आते हैं। तो ये भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा आएंगी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप देख रहे होंगे अभी सोशल मीडिया का दौर है, सब इसमें लगे पड़े हैं, कनेक्शन इसी से ज़्यादा है, आपस में कनेक्शन बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि हम लोग एक दूसरे से कट जाते हैं और मायूस होना बड़ा आसान हो जाता है, होपलेस होना बड़ा आसान हो जाता है। तो आप बैठ के अपने क्लाइंट के साथ, अपने पेशेंट के साथ उनको इमोशनल मदद कर पाएंगे, वो एक साइकोलॉजिस्ट का काम होगा। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वैसे ही एजुकेशन में होते हैं स्कूल साइकोलॉजिस्ट,
जो बच्चों की मदद करते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है कोई डिसेबिलिटी हो, जो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो उनका असेसमेंट, फिर उनको रिहैबिलिटेशन करना, कितना वो किस तरीके से कर पाएंगे और किस तरीके से वो मेन स्ट्रीम में आ पाएँ, मेन चीज़ों में घुस पाएँ। तो ये कुछ करियर्स हैं जो आपके सामने रखा है। पूरी फहरिस्त अगर पढ़ने की कोशिश की जाए तो वो इसके लिए 1 घंटे आधे घंटे का सेशन नहीं, पूरा 1 दिन का वर्कशॉप या पूरे 1 साल का कोर्स भी किया जा सकता है। तो सैंपल के तौर पे कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं, बस आप उसको ध्यान में रखिए और कुछ चीज़ों को तो ज़रूर जाके सर्च कीजिए। खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जाएँ, जाके गूगल करें, पता करें क्या है क्या नहीं है। फाइनली एक बात और रखनी है आप लोगों के सामने, स्पेशली जो लोग ह्यूमैनिटीज से इंटरेस्टेड हैं, वो ये है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है 12वीं के बाद, वो होने वाला है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। पहले ऐसा कोई एग्जाम नहीं था, ये हाल में 2 साल में आया है। इंडिया की जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ज़्यादातर कोर्सेज के लिए इस एग्ज़ाम को आपको लिखना होगा। तो इसकी तैयारी आप लोग 3 महीने 6 महीने पहले से ही कीजिए और इसकी तैयारी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। लास्ट ईयर भी हमने किया था, इस साल भी हमने कराया है। लास्ट ईयर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 55% स्टूडेंट अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्लेस्ड हैं। इंशाल्लाह इस बार रिजल्ट और भी अच्छा होगा और नेक्स्ट ईयर हम लोग ज़रूर करेंगे। तो आपको अगर CUET के बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे दाखिला लें और किस तरीके से उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, कोचिंग करें, तो आप लोग ज़रूर टच में आइएगा। तो इतनी ही बातें आप लोगों के सामने रखनी थी, वक्त और ज़्यादा नहीं है तो और ज़्यादा बातें नहीं रखूँगा, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सारी बातचीत से, इस पूरे सेशन से आप लोगों का फ़ायदा पहुँचेगा और आप सब लोग इंशाल्लाह आप लोग जो है कामयाब होंगे। बोथ और पेरेंट्स, हमारे टीचर्स जो हैं वो भी कामयाब हों, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स की कामयाबी आपसे ही है। और आप तो बेशक कामयाब होइए, अपना जो है नाम रोशन कीजिए, हम लोगों का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि एक तरीके से आप लोग ही हमें एनर्जी देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। अगर आप लोग कामयाब नहीं होते हैं, आप लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर हमारे लिए भी, हमारे अंदर भी जो है होप पैदा करना, उम्मीद पैदा करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन सेशन में बात होगी।